दोस्तों इंडिया में कॉरपोरेट बैंकों में से वन ऑफ द बिगेस्ट बैंक इतना गिरा हुआ है नहीं डोंट टेक मी अदरवाइज, इन टर्म्स ऑफ रिटर्न इतना नीचे है ना, अब ऐसा लगेगा कि ये नीचे ही रहेगा और बैंक बंद हो जाएगा। लेकिन क्या सिनेरियो है, मार्केट तो अभी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल कर रही है, क्या ये बैंक आगे जाके अच्छा खासा रिटर्न्स दे सकता है कि नहीं, चलिए समझते हैं Q3 रिजल्ट के साथ। वीडियो में बने रहेगा। जी हाँ दोस्तों, वो बैंक और कोई नहीं, इंडिया का 4th लार्जेस्ट बैंक कोटक महिंद्रा बैंक। और रिटर्न्स के मामले में देखा जाए एक्सिस बैंक के बाद सबसे ज्यादा नीचे अगर कोई है ये बैंक है। 5 साल का रिटर्न में दिखाऊंगा तो आप चौंक जाएगा, मतलब शॉक हो जाएगा आप। ठीक है, यहाँ पे देखिए 2.5% के आसपास पिछले दिन भी नेगेटिव ही क्लोज लिया और 758 के आसपास ट्रेड कर रहे हैं अभी। पी रेशियो 15 है, पी रेशियो के हिसाब से काफ़ी अंडर वैल्यूड ऐसा लगता है। और अर्निंग पर शेयर 111। और देखिए यहाँ पे 3.5 लाख करोड़ के आसपास मार्केट कैप, कितना बड़ा भयंकर लार्ज बैंक आप समझ सकते हैं। मार्केट का रैंक के हिसाब से नंबर 4, जैसे कि मैंने बताया। 52 लो था 1543 एंड 52 हाई था 1942। फेस वैल्यू 5 के आसपास। एक बार बोनस स्प्लिट जैसे चीज़ें देखने को मिल सकता है। पहले तो कंपनी रिटर्न्स दिखा दे, तो देखिए रिटर्न्स यहाँ पे देखिए 5 साल में ओनली 3% रिटर्न। इतना बड़ा बैंक और ओनली 3% रिटर्न, समझ सकते हैं इन्वेस्टर को, मतलब लगभग कैपिटल का कोई ग्रोथ नहीं हुआ जो ये बैंक में इन्वेस्ट करके रखा है। और शेयर होल्डिंग पैटर्न में दिखाऊंगा, ऐसा नहीं है कि मतलब इन्वेस्टर निकल के चले गए मतलब 5 साल में, ठीक है, क्योंकि वो लोग ऑप्टिमिस्टिक होते हैं और लॉन्ग टर्म 10 साल तक होल्ड करते हैं वो लोग। देखिए हर एक टाइम फ्रेम में देखा जाए नेगेटिव ही रिटर्न है और फ्लैट ही नजर आ रहा है। ऐसा कोई नहीं है कि 3 साल में अगर गिरा हुआ है तो 50% गिरा हुआ है, ऐसा होगा भी नहीं, इतनी बड़ी बैंक है। लेकिन हाँ, नेट 9-10% के आसपास नेगेटिव। क्या हालत है शेयर होल्डिंग पैटर्न में, देखिए यहाँ पे प्रोमोटर है, प्रोमोटर 25-26% के आसपास होल्डिंग रखा। और बाकी बैंक में आप देखिएगा, इंक्लूडिंग HDFC, ICICI बैंक, ये सारे बैंक में ना जो फॉरेन इंस्टीट्यूशन है, दे आर टेकिंग द पावर ऑफ होल्डिंग, या अब जो भी बोले कैप टेबल, क्योंकि फॉरेन इंस्टीट्यूशन का होल्डिंग वहाँ पे सबसे ज़्यादा होता है। हालांकि इसमें भी है 32% का आसपास, लेकिन प्रोमोटर का जो होल्डिंग है वो कोटक महिंद्रा बैंक में अच्छा खासा देखने को मिल रहा है। और FII DII मिला के लगभग 60% का आसपास होल्डिंग है। तो बैंक में पैसा रखना, मतलब बैंक का शेयर में रेदर सेफ है, ये तो डेफिनेटली इन्वेस्टर से पता चल रहा है। म्यूचुअल फंड 17% का आसपास, ये लगातार अपना होल्डिंग बढ़ाते ही जाता है। 7 स्टार क्या 10 स्टार शेयर होल्डिंग पैटर्न है, ये तो कोई गुंजाइश नहीं है। ठीक है, ट्रस्टेड शेयर होल्डिंग पैटर्न और लॉन्ग टर्म में रिटर्न बनेगा, ठीक है, बैंकिंग सेक्टर में, क्योंकि डिमांड हमेशा रहेगा। और जो भी बिजनेस ग्रो करेगा, पूरा इंडिया ग्रो करेगा, तो फाइनेंस का जरूरत तो हमेशा ही रहेगा। ठीक है, और वो प्रोवाइड करेगा कौन, बैंक। चलिए Q3 का रिजल्ट थोड़ा सा आउटलुक ओवरव्यू देख लेते हैं किस तरह का है नहीं है, उसके बाद हम लोग समझने की कोशिश करेंगे क्या अभी इसमें इन्वेस्ट करने का कोई ट्रिगर पॉइंट है कि नहीं है, या फिर हमारा जो मोस्ट ऑफ द कैपिटल है उसका कुछ अच्छा खासा हिस्सा बैंक में इन्वेस्ट करके चल सकते फॉर लॉन्ग टर्म। वो सारी चीजें समझने की कोशिश करेंगे। चलिए दोस्तों, कंसोलिडेटेड कोटक महिंद्रा बैंक का रिजल्ट रुपीज इन क्रोर्स में रहेगा, सारे के सारे वैल्यू, ठीक है, समझने में आसानी हो जाएगा। पिछला ईयर का Q3, इस ईयर का Q3 एंड लास्ट क्वार्टर, और सीक्वेंस हुई है तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर एंड ईयर ऑन ईयर दोनों बेसिस पे हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। और एक चीज मैं मेंशन करना चाहूंगा दोस्तों, कोटक महिंद्रा एक्सिस बैंक हम लोग देख लिया, रिजल्ट मोटा फ्लैट ही है, लेकिन जो कोटक महिंद्रा बैंक है इसका रिजल्ट के ऊपर डिपेंड करता है HDFC और ICICI बैंक का रिजल्ट किस तरह का हो सकता है, क्योंकि 4 बड़े मेजर बैंक है, HDFC, ICICI, एक्सिस, कोटक। तो ये चारों में से 2 का अगर हो जाता है तो आप बाकी 2 का किस तरह का हो सकता है वो समझ में आ जाएगा। देखिए टोटल इनकम रुपीज इन क्रोर्स में जैसे सारे वैल्यू, तो 24,080 करोड़ के आसपास था, 23,945 करोड़। तो डेफिनेटली यहाँ पे ईयर ऑन ईयर बेसिस पे गिरावट नजर आ रहा है, जो कि एक नेगेटिव पॉइंट है। रेवेन्यू कम हुआ है, ईयर ऑन ईयर ही नहीं, पिछले क्वार्टर के साथ भी कंपेयर किया जाए 26,880 करोड़ था, जहां वो घट के लगभग 3 से 4 हज़ार करोड़ का नेगेटिविटी नजर आ रहा है, जो काफ़ी बड़ा नेगेटिविटी है। अभी टोटल एक्सपेंडिचर देखेंगे, खर्चा किस तरह का हुआ है कंपनी का, 17,800, 16,700 एंड 19,300 का 16,700। तो रेवेन्यू कम हुआ, एक्सपेंसेस भी कम ही होना चाहिए, जाहिर सी बात है, नहीं तो कंपनी बर्बाद ही हो जाएगा ना। एक्सपेंसेस भी बढ़ जाएगा, रेवेन्यू कम हो जाएगा तो वो नेगेटिव ही होगा ज़्यादा। तो प्रॉफिट क्या कंपनी कुछ बचा पाई कि नहीं, वो हम लोग थोड़ा सा देखेंगे। नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स तो 4,200, जो कि बढ़ के हुआ 4,600। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे तो अच्छा खासा एक 400 करोड़ का प्रॉफिट देखने को मिल रहा है, जो वेरी कंपेरेटिव टू अदर्स बैंक, अदर कॉम्पिटिटर्स।
लेकिन पिछले क्वार्टर के साथ कंपेयर किया जाए जहां 5000 करोड़ का आसपास प्रॉफिट था, वो घट के 4600 करोड़ हुआ। तो जहां ईयर ऑन ईयर बेसिस पे आपका 400 करोड़ का प्रॉफिट पॉजिटिव नजर आ रहा है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे उसी 400 करोड़ का ही नेगेटिविटी नजर आ रहा है। तो अभी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स तो हम लोग देख लिया, ठीक है। यहाँ पे देखिए और ज़्यादा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पूरा देखेंगे तो सिमिलर वे में ही नजर आएगा, 4264 का 4701, तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे जैसे जंप, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे थोड़ा सा नेगेटिव। अभी थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं कंपनी का जो एनपीए है वो कम हुआ कि नहीं। देखिए यहाँ पे ग्रॉस जो नेट एनपीए सीधा सीधा हम लोग देखेंगे, ग्रॉस नहीं, तो नेट एनपीए देखिए 0.36 था, बढ़ के हुआ 0.44, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़ चुका है, जो कि नेगेटिव है, क्योंकि एनपीएस यानी नॉन परफॉर्मिंग एसेट ये कम होना ज़्यादा जरूरी है। और ये मैं पहले भी बताया, ठीक है। नॉन परफॉर्मिंग एसेट क्या होता है, मान लीजिए किसी कंपनी को, किसी बड़े कंपनी को या कोई रिटेलर्स को लोन दिया कंपनी और वो चुका नहीं पाया, तो डेफिनेटली वहाँ पे अपना पैसा फंसा हुआ है, उसका इंटरेस्ट नहीं आ रहा है या कैपिटल भी नहीं आ रहा है, तो वो नॉन परफॉर्मिंग एसेट है, कंपनी का एसेट है, स्टिल वहाँ से कुछ रिटर्न्स नहीं आ रहा है, इसलिए वो नॉन परफॉर्मिंग एसेट है। वो कम होना मतलब बहुत ही पॉजिटिव होता है किसी भी कंपनी के लिए। तो ये सारे चीज़ें ईयर ऑन ईयर बेसिस पे तो एनपीए बढ़ा है, क्वार्टरली स्लाइटली कम हुआ है। तो ये आप क्वार्टरली रिजल्ट आप देख लिए, तो सीधा सीधा मंडे के दिन क्या रिएक्शन आ सकता है आप सबको पता है, नेगेटिव ही होगा एज एक्सपेक्टेड। और बैंकिंग सेक्टर काफ़ी ज़्यादा प्रेशर में है, जिसका झलक आपका बैंकिंग सेक्टर का जो इंडेक्स है बैंक निफ्टी, उसमें साफ साफ नजर आ रहा है। पिछले दिन 2% के आसपास भारी भरकम गिरावट था। आपको क्या करना चाहिए, देखिए कोटक महिंद्रा बैंक की कहानी नहीं है, सारे के सारे जो बैंक है ना, सब में नेगेटिविटी है। 5 साल में आप एचडीएफसी का भी रिटर्न देखें तो 20% से ज़्यादा नहीं है, आईसीआईसीआई थोड़ा बहुत रिटर्न दिया है, एक्सिस भी सिमिलर। तो रिटर्न इनका बनना बाकी है। कोविड के बाद से लोग काफ़ी ज़्यादा प्रेशराइज हुआ है और रेट कट भी नहीं हुआ है इंडिया में। तो अगर रेट हाइक होता है ना बैंक के लिए अच्छा होता है, रेट कट होता है तो वो बैंक के लिए नेगेटिव होता है। तो देखिए यहाँ पे 1700 के आसपास रन कर रही है कंपनी, तो चाहे तो आप इसमें इन्वेस्ट करके चल सकते हो, और अगर डिप में मिलता है तो फॉर लॉन्ग टर्म यहाँ से 3 से 5 साल में अच्छा खासा रिटर्न ये कंपनी बना के आपको दे सकता है। तो वो मेरा व्यूअर्स जो लॉन्ग टर्म व्यू रखते हैं डेफिनेटली आंख बंद करके इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। और ये कोई मेरा डायरेक्ट रिकमेंडेशन नहीं है, कंपनी इतना साफ है, कंपनी का जो डेटाज है, ऊपर से जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है, ये इतने बड़े बड़े जो म्यूचुअल फंड, डीआईआई, एफआईआई इतना तगड़ा थाउजेंड्स ऑफ लाख्स ऑफ करोड़ इसमें इन्वेस्ट करके रखे, तो वो लोग बेवकूफ़ तो नहीं है। तो उसी हिसाब से एक ट्रस्ट मिलता है। लेकिन हाँ, मेरा काम है लॉजिक से बताना, दिस वीडियो इज़ फॉर एजुकेशनल पर्पस ओनली। तो मेरा कोई डायरेक्ट रिकमेंडेशन नहीं है, डिसीजन आपको ही लेना है। वीडियो अच्छा लगे वो लाइक करके जाना, इन्फॉर्मेशन अच्छा लगता है तो शेयर जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। थैंक यू वेरी मच।